हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका एमएस सर। बच्चों, मैंने मूल कॉन्सेप्ट के 5 लेक्चर करा दिए थे। आज 6वां और कल 7वां। कल मूल कॉन्सेप्ट में खत्म कर दूंगा। चलिए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। आज हम बच्चों बता दी क्या क्या पढ़ना है। आज वेपर डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मोल के द्वारा उसका एप्लीकेशन करके उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद देन हम एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटमों का अरेंजमेंट होता है वो एक दूसरे के मोल के रेशियो में आपस में जुड़े होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल को हम किस प्रकार मोल के टर्म में हम पढ़ते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है बच्चों? ये नीट का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मतलब नीट में कभी क्वेश्चन पूछते हैं, काफी क्वेश्चन इस पे पूछ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेपर डेंसिटी क्या होता है? देखो, वेपर मतलब क्या होता है? गैस। और डेंसिटी मतलब उसका कितना है भार, उसका वजन कितना है विथ रिस्पेक्ट टू उसके वॉल्यूम से। तो वेपर मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? गैस। तो ये देखो, जैसे हेडिंग से हमें पता चल रहा है वेपर मतलब गैस। तो ये ओनली वैलिड फॉर, पहला इसी से हमारा टर्म आ जाएगा, ओनली वैलिड फॉर गैसियस, ओनली वर्ड फॉर गैसेस। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? यह एक रिलेटिव टर्म है। जैसे एक क्लास में किसी छात्र का तेज या वीक होने का क्या होता है उसका सवाल टेस्ट के द्वारा। टेस्ट में अगर उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो बच्चा स्ट्रांग है, और कम नंबर आ रहे हैं तो बच्चा वीक है। इसी प्रकार किसी गैस के वेपर डेंसिटी को मापने के लिए एक हम या स्टैंडर्ड पैमाना यूज करते हैं, उसी से रिलेट करके। जब हम किसी चीज को किसी दूसरे से कंपैरिजन करके उसका मापन करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, तो उसे उसके लिए टर्म जो डिफाइन है बच्चों केमिस्ट्री की भाषा में या किसी अन्य की भाषा में, उसे कहते हैं रिलेटिव। तो उसी प्रकार हमारा वेपर डेंसिटी जो होता है एक रिलेटिव टर्म है। ये इंडिविजुअल नहीं है, एक अकेला इसका नहीं होता है। हम यानी कि अपने विज्ञान को साइंटिस्टों ने, देखो केमिस्ट्री का जो डीलिंग होता है वो हमारा एक ब्रांच करता है जिसे इसका नाम है IUPAC। आप लोग भी पढ़े होंगे। ये इसका डीलिंग क्या करता है? IUPAC ही निर्धारित करता है कि केमिस्ट्री में नए नए नियम, नए नए साइंटिस्ट जो खोजते हैं वो उसका जो सत्यापन, आखिरी सत्यापन क्या करता है? IUPAC करता है बच्चों। तो उसी प्रकार साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन का डेंसिटी किसी मेजरमेंट द्वारा किसी इंस्ट्रूमेंट में मेजर किया, उसका डेंसिटी जो आया 0.0009, यानी कि पॉइंट के बाद कितना जीरो लगाना है? 4 जीरो, देन उसके बाद 9 लगाना है। इसमें आता बच्चों यूनिट का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग यूनिट पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका एग्जाम में गलत हो सकता है। 3 मई के एग्जाम में हमसे भी ऐसे कोई गलती हो गई, और भी 2-3 क्वेश्चन आ गया आसान। जल्दबाजी में मैंने यूनिट का ध्यान ही नहीं दिया, जिससे मेरे क्वेश्चन जो मतलब इजी क्वेश्चन थे फिजिक्स के वो गलत हो गए। तो आप लोगों को ये सब सारी चीजें ध्यान रखनी है। यदि अच्छे नंबर लाने हैं तो यूनिट का आप लोग बहुत बाकायदे से ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं करना, जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं। तो साइंटिस्टों ने इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर किया कि हाइड्रोजन का जो वेपर डेंसिटी होता है दशमलव के बाद जीरो, मतलब कितना जीरो लगाना बच्चों? ये भी ध्यान रखना, 4 जीरो लगाना है, उसके बाद 9 लगाना है। कितना हो जाएगा? 0.0009 किसमें? ग्राम पर ml। तो किसी गैस का वेपर डेंसिटी जो होता है, उस गैस का डेंसिटी अपान उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वेपर डेंसिटी, उसी से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो किसी भी गैस का क्या आ जाएगा बच्चों? वेपर डेंसिटी आ जाएगा। तो वेपर डेंसिटी क्या है? इट इज ए रिलेटिव टर्म। क्या बच्चों? रिलेटिव टर्म है। तो क्या पढ़ते हैं इसके बारे में? वेपर डेंसिटी ऑफ ये गैस इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये किसने कहा बच्चों? साइंटिस्टों ने एक पैमाना दिया, एक रिलेटिव टर्म दिया। आप लोग केमिस्ट्री में एक जगह और पढ़ेंगे, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रो में ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज,
उसमें हम लोग हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का ईसीएस में जो होता है क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है हाइड्रोजन का, उसको हम लोगों ने क्या कंज्यूम किया, जीरो। उसी हाइड्रोजन से हम लोग तुलना कर करके जिसका पॉजिटिव है उसे हम हाइड्रोजन के नीचे रखते हैं ईसीएस में, और जिसका निगेटिव आता है उसे हम ईसीएस में ऊपर रखते हैं। उसी प्रकार बच्चों हम किसी गैस का वेपर डेंसिटी निकालने के लिए हाइड्रोजन का जो वेपर डेंसिटी आता है उसी से हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, कंपैरिजन कर लेते हैं। इसीलिए हमने क्या यूज किया, विद रिस्पेक्ट टू, मतलब रिलेटिव टर्म में किया है। इसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन गैस के वेपर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें इस पर क्या आ जाए बच्चों, कमांड आ जाए, ताकि हम इन फ्यूचर क्वेश्चन आ जाए इस पे तो गलत ना करें, गलती ना हो पाए। हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ एयर। ये क्या बच्चों, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ एयर। यदि डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन कितना, 0.0013 ग्राम पर ml दिया। इसका क्या दिया है, वेपर डेंसिटी दिया है इसका एयर का, हमें चाहिए किसका, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस का। यहाँ वेपर डेंसिटी किसका निकालना है, गैस का, विद रिस्पेक्ट टू किसका, डेंसिटी ऑफ एयर देकर किसकी तुलना करेंगे, वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, डेंसिटी है बच्चों, ये भी क्या है डेंसिटी, लेकिन क्या आ जाएगा हमारा, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर आ जाएगा। उसके डेंसिटी में हाइड्रोजन के वेपर डेंसिटी से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उस क्वांटिटी उस ईयर का क्या आ जाएगा, हमारा वेपर डेंसिटी आ जाएगा। देखो हम लोग इसको सॉल्व करने का हम तरीका बताते हैं। देखो ऊपर कितना है, इसका कितना दिया था 0.0013 और नीचे क्या था बच्चों 0.00009, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, काट दो सीधे, ऊपर नीचे 100 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 100 नहीं 1000 से करूं, क्योंकि यहां पर क्या 0.3, आप जितना बार 10 के पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा दशमलव उतने ही अंक कहां खिसक जाता है बच्चों, राइट साइड खिसक जाता है। तो 1000 से हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए और 1000 से डिवाइड कर दिए, तो हमारा ये दशमलव जो यहां पहुंचा था ये खिसक करके 9 हो जाएगा। क्योंकि 10 पे पावर 3 से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारी फाइनल वैल्यू 9 आ जाएगी। ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, दशमलव यहां था हमारा 13 था, 13 में एक जीरो हम लोग कितना जीरो बढ़ा रहे हैं, 3 जीरो, तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारा 1300 हो जाएगा। कितना हो गया हमारा 130, सॉरी ये कितना था, दशमलव इधर था, दो दशमलव ने हमारा ले लिया क्या, दशमलव को 2 अंक इधर ले आने के लिए बचा एक को 10 के रूप में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 130, और नीचे कितना था 9। जब 130 में 9 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितना आती है 14.44। चलिए मैं डिवाइड करके आपको दिखा दूंगा, एक एक कैलकुलेशन में करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हम लोग छोटे थे तो ऐसे इसका किसी का डिवीजन कैसे करते थे, ये हमारा ऊपर वाला क्या होता है, नॉमिनेटर होता है, नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर से भाग देते हैं, तो तरीका यही होता है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार ले जाओ, 13 में इसी 9 को हम माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, नीचे कितना बचा 50, 9 का पहाड़ा पढ़ो कि 50 से ज्यादा ना हो, 9 बच्चे 45, लगभग 5 के राउंड आ रहा है, 5 के राउंड आ रहा है, क्या हो गया 45, फिर कितना बचा 5, तो लगभग 1.55 के राउंड हमारा आ जाएगा, सॉरी 15.55 के राउंड हमारा आ जाएगा। कितना आ रहा हमारा बच्चों फाइनल आंसर 15.55। यहां 4 बचा, ये जीरो उतर जाएगी ना, हो गया 40 हो गया, तो 9 का पहाड़ा पढ़ो कि 40 से ज्यादा हो, 9 चौक 36, कितना बार गया बच्चों 4 बार गया, 4 बार में जाएंगे, कितना हो गया 36, हटा देंगे फिर कितना आ गया, फिर 4 आ जाएगा, 40 में से 36 घटा 4 बचा, फिर दशमलव यहां लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 40 हो गया, 9 चौक 36, कितना आ गया 14.44 हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, 14.44 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अब हम लोग पीबी बराबर एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग वेपर डेंसिटी और क्या उसके मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है क्या नहीं होता, चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चे हमारा, क्या होता है, चलो इसको हम प्रूव करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन से इसको हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं कैसे आया है। आइडियल गैस इक्वेशन हमारा होता है, क्या होता है बताओ, उन्हीं लोग बताओ। आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीबी इज इक्वल टू एन आर टी। जन तो क्या है, ये क्या है, नंबर प्रेशर है, ये क्या हमारा वॉल्यूम है, एन क्या है नंबर ऑफ मोल है, ये क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर। अब मोल का हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है वेट अपान, अगर वो एटम है तो एटॉमिक वेट, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल वेट, हम डिवाइड कर देते तो हमारा मोल आ जाता है। तो मोल को हम क्या रख सकते हैं, वेट अपान एटॉमिक वेट रखो, P इंटू बी, मोल की जगह क्या करें वेट अपान, चूंकि गैसेस आर मॉलिक्यूल, जितने भी गैसेस हैं एक्सेप्ट क्या जीरो ग्रुप वाली गैसें या इनर्ट गैसों को छोड़ दिया जाए तो सारी गैसें क्या है मॉलिक्यूल है, इसलिए हम यहाँ क्या रखते हैं जनरली मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे इनटू आरटी। इसको इधर आगे बढ़ाते हैं तो क्या आ गया हमारा प्रेशर P इज इक्वल टू, हम मॉलिक्यूलर वेट को इधर ले आते हैं और वॉल्यूम को इधर ले जा रहे हैं, एक दूसरे का स्थान क्या कर दे रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा हमारा P इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट अपान वॉल्यूम। और सभी लोग जानते हैं वेट अपान वॉल्यूम को क्या कहते हैं बच्चों, डेंसिटी कहते हैं। हमारा डेंसिटी चूंकि हम गैस के लिए निकाल रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं उसे, गैसियस के लिए क्या कह सकते हैं, वेपर शब्द यूज कर सकते हैं। इसलिए यहां पर जो एक्चुअल टर्म है वो वेपर डेंसिटी क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं तो P कैपिटल एम इज इक्वल टू वेट अपान वॉल्यूम क्या होता है हमारा डेंसिटी। क्योंकि गैस के टर्म में पढ़ रहे हैं, गैस क्या है हमारा वेपर होती है, गैस होती है, इसलिए हम उसका टर्म क्या यूज करते हैं, वेपर डेंसिटी यूज करते हैं इनटू आरटी। तो हमारा क्या आ गया डेरिवेशन में, पीएम इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू आरटी। अब देखो जो चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे तो कौन सा किसके प्रोपोर्शनल है वो सीधे हमारा वैल्यू बता देगा। देखो हमारा प्रेशर क्या होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हमारा R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पहले से ही है। क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, भाई कांस्टेंट हमेशा रहता है, यूनिवर्सल रहता है, कभी नहीं चेंज होता है। टेम्परेचर को भी क्या, तो हम क्या करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट आ गया बच्चों तो किसके, वेपर डेंसिटी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब होता है, मतलब एक टर्म दूसरे टर्म पर इस प्रकार डिपेंड करती है कि एक को बढ़ाने पर दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी। इसके अपोजिट देख लिया जाए तो एक को घटाओगे तो दूसरे की वैल्यू घटेगी। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक को बढ़ाओगे तो दूसरे वाली क्या हो जाएगी, उसके अपोजिट घट जाएगी। चलिए देखते हैं इसका एप्लीकेशन, 3-4 तो फटाक से सवाल करेंगे ताकि इस पे हमारा अच्छा कमांड आ सके। चलिए तो यही था हमारा डेरिवेशन, कुछ था नहीं, बस इसको हमने डिराइव करके दिखा दिया। वेपर डेंसिटी आप ये गैस कैसे निकालते हैं, वेपर डेंसिटी आप ये गैस पीएम इज इक्वल डीआरटी हमारा आ गया किस पे, देखो हम लिखा है, हमने कहा था किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीएम बराबर डीआरटी होता है। हमने कहा था बच्चों, क्योंकि देखो इसका डेरिवेशन कैसे आएगा यहां भी हम करके दिखा देते हैं कि सीधे डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है, लेकिन हम डिराइव करके दिखाएंगे ताकि आप लोगों को कड़ी से कड़ी मिल चुकी। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जब कनेक्ट हो जाता है बच्चों तो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं, क्योंकि हमें दिखता है इसके ऊपर क्या था, इसके नीचे क्या था, इसके आगे क्या आएगा। यही सारी चीजें हमको लिंक करके पढ़ना है। लिंक करके जब चीजों को पढ़ोगे तो जल्दी नहीं भूलोगे और ये चीजें दिमाग में ज्यादा समय तक आपको याद रखेगा। मैं ऐसे ही पढ़ता था, अपनी तैयारी के दौरान मैं ऐसे ही पढ़ता था,
मुझे आज भी कम से कम 80% चीजें याद रहती है। चलिए देखते हैं हमारा क्या आया था। हमारा आया था मॉलिक्यूलर वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था बच्चों, वेपर डेंसिटी के। हम लोग जानते हैं वेपर डेंसिटी हमारा क्या है, रिलेटिव टर्म है। तो किसी गैस का जो वेपर डेंसिटी होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं वेपर डेंसिटी, आप ये गैस कैसे निकालते थे, हम लोग निकालते थे डेंसिटी ऑफ ये गैस, डेंसिटी को स्मॉल से दर्शाते हैं, स्मॉल डी से। तो डेंसिटी ऑफ ये गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ ये हाइड्रोजन गैस, ये हमारा क्या था, हमारा कॉमन टर्म था भाई, इसी से डिवाइड करके सारी चीज निकाल लेते हैं हम। चलिए देख लेते हैं आगे। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, वेपर डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो हम डेंसिटी की जगह क्या रख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट किसका, जिस गैस का आप क्या रख सकते हैं, वेपर डेंसिटी रख सकते हैं या डेंसिटी रख सकते हैं, उसी का आप क्या यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्वेश्चन नीट का फेवरेट टॉपिक है, एक दूसरे से रिलेट करके एक दूसरे का टर्म हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पे पुट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ऑन डेंसिटी ऑफ गैस की जगह हम क्या रख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ उसी गैस का। चलिए देखते हैं, तो वेपर डेंसिटी ऑफ ये गैस क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, हम क्या रख सकते हैं, इसके डेंसिटी को हम किसके टर्म में रख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में। यहां हम लोग जो हमारा परफेक्ट टर्म है डेंसिटी यूज करेंगे, क्या करेंगे, डेंसिटी यूज करेंगे, डेंसिटी, ठीक है। वेपर डेंसिटी तो ये वाला हो गया हमारा, इसलिए आप बेहतर ये रहेगा आप उसको क्या माने, डेंसिटी ही मानिए, क्योंकि गैस है तो वेपर डेंसिटी भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो वेपर डेंसिटी हमारा क्या आ जाएगा, इस डेंसिटी के जगह हम क्या रख सकते हैं, उस गैसियस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ये गैस अपॉन, अब देखो भाई डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल, मॉलिक्यूलर वेट, ये किसका, हाइड्रोजन का, तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, किसका गैस, हाइड्रोजन। चलिए इसको मिटा देते हैं। आई थिंक ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, तो हमको थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए इसको मिटाना पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या, यही से हमारा डिराइव आके ये आ गया है। तो वेपर डेंसिटी को हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, देखो वेपर डेंसिटी को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ ये गैस किसके टर्म में, उसके मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे, हम लोग जानते हैं डेंसिटी किसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, मॉलिक्यूलर वेट के। तो डेंसिटी की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, सीधे मॉलिक्यूलर वेट यूज कर लो, काम खत्म। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ये गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस। आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों वो फिक्स होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है। तो वेपर डेंसिटी सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गई, आप ये गैस के, उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। यही वो लोग हम लोग यूज करते हैं बच्चों। ये नीट और जेईई का एकदम फेवरेट टॉपिक है। अगर मूल कॉन्सेप्ट सवाल उठता था, इसका यूज हम कहां कर सकते हैं, इसका यूज हम किसी का फार्मूला डिराइव करने में कर सकते हैं, इसका यूज हम लोग किसी का एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव करने में कर सकते हैं, इसका बहुत यूज है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बाय 2, इसका बहुत नीट और जेईई के सिलेबस में बहुत ही व्यापक रूप से एप्लीकेशन इसका होता है। चलिए देखते हैं, देखो ये डिराइव करके हमारा ये आया फार्मूला, सीधे इसका लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं इसमें फटाक से। देखो जो डिराइव कर रहे हैं वही लिखा है, कहीं नई चीज थोड़ी ना है, इसको हम डिराइव करके दिखा देंगे पहले से ही। पीएम बराबर क्या होता है, डीआरटी। अब वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है, उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन हम एक स्टैंडर्ड पैमाना लेते हैं, किसी से रिलेट करने के लिए केमिस्ट्री में एक स्टैंडर्ड पैमाना लिया गया है, किसके द्वारा, IUPAC द्वारा लिया गया है। हम लोग जानते हैं पीएम अपॉन डीआरटी से हमारा मॉलिक्यूलर वेट किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, उसके डेंसिटी के आ जाएगा, उसके डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो बच्चों मॉलिक्यूलर वेट देखो, यहां पे डेंसिटी था, यहां पर क्या था, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, क्या था, गैस, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमने यहां से क्या प्रूव किया, उसका मॉलिक्यूलर वेट उसके वेपर डेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इस डेंसिटी के जगह पे क्या रख सकते हैं,
उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट रख सकते हैं। बस यही है और कुछ नहीं है। चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। पहले उसका यूनिट निकालेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के सिलेबस में यूनिट और फिजिक्स में ऑलवेज फिजिक्स में भी यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए उसका यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग फटाक से देखते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ ये गैस ऑन यूनिट मास, क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी ऑफ ये गैस ऑन 1 यूनिट मास, 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ ये गैस 1 ग्राम लिख देंगे। और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इसके मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है। एग्जांपल से चलिए देखते हैं। अगर CH4 ले लेते एग्जांपल, इसको बड़ा कर लेते, थोड़ा दिख नहीं होगा आप लोगों को। चलिए इसको मैं ड्राइव कर देता हूं, इसको हटा करके। मैं इसको ड्राइव कर देता हूं। CH4 का हम लोग क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी निकालना है। हम लोग जानते हैं CH4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बच्चों, मेथेन CH4 क्या होता है, मेथेन गैस होता है। मेथेन गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो फिक्स होता है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16 होता है। हम लोग जानते हैं वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी बराबर होता है हमारा, वेपर डेंसिटी बराबर हमारा होता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन है। तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, वेपर डेंसिटी बराबर हमारा आ जाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट, किसका, मेथेन का, CH4 का मॉलिक्यूलर वेट CH4 का कितना होता है 16। अब क्या होता है 2 से डिवाइड करेंगे तो वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 हमारा क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। चलिए देखते हैं कि हमारा एग्जाम समझ में आया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेथेन कितना होता है 16 होता है। तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जानते हैं 16 होता है। कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 1, 12 4 कितना हो जाएगा 16। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया हमारा 16 आ गया। तो वेपर डेंसिटी आप ये मेथेन कितना हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं इस पे फटाक से नोट। हाँ चलो, हम जो डेरिवेशन किए थे, देखो वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया था, वेपर डेंसिटी ऑफ ये गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ये गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ये गैस। बच्चों हम लोग चाहे फिजिक्स हो गया चाहे केमिस्ट्री हो गया, अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको तो हम दो भागों में 2 चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस फर्स्ट गैस के लिए इज इक्वल टू, जब बराबर करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस, किसके लिए, सेकंड गैस के लिए, किसके बराबर हो जाएगा, दोनों अपान क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 2। अगर किसी गैस का वेपर डेंसिटी पहले का दिया हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट पता हो, और दूसरे का अगर मॉलिक्यूलर वेट पता हो, दिया ही होता मॉलिक्यूलर वेट अगर गैस दिया है तो दूसरे वाले का हम वेपर डेंसिटी इस फार्मूले से लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं, बस और कुछ नहीं। वेपर डेंसिटी का जो रेशियो होता है बच्चों, वेपर डेंसिटी का रेशियो होता है किसके सेम होता है, सेम एज मॉलिक्यूलर वेट रेशियो। हम लोग देख लेते हैं कैसे कंपैरिजन करके कि उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई चीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनका जो रेशियो होता है उनके प्रोपोर्शनल वाले के रेशियो के बराबर होता है, ये हमारा नियम है। हाँ, यदि कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक का अगर रेशियो बाकी है तो दूसरे वाले का सेम रेशियो ही होगा। चलिए देखते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन करेंगे फटाक। चलिए देखते हैं, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए देखते हैं।
वेपर डेंसिटी रेशियो ऑफ ये टू गैसेस, ये एंड बी लिख लेंगे। जो दिया, देखो बच्चों, जो दिया है चीजें उसे क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। करो, क्या क्या दिया है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ये अपान वेपर डेंसिटी ऑफ गैस बी, इनका रेशियो क्या दिया मेरे बच्चे, 1/4 या 1:4 के रेशियो में दिया गया। हम लोग जानते हैं जो वेपर डेंसिटी का रेशियो होता है वही रेशियो हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो होता है। हमने अभी बताएं कि जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसे दो रूपों में या दो खंडों में या दो गैसों के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी आप ये अपान वेपर डेंसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ये अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा मेरे बच्चों, 1:4। इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इज 16, ये का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, 16 दिया है, रख दो 16, ये क्या जगह कितना रख दिया, 16। देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बी, हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर गैस ऑफ बी 1:16। इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसका तो 1 में मॉलिक्यूलर वेट का गुणा करेंगे तो 1 ही मॉलिक्यूलर वेट ही आएगा, और 4 में 16 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। मॉलिक्यूलर वेट आप भी कितना आ गया, 16 आ गया। यही चीज हमारा नीट में बार बार पूछता है, हर साल पूछता है। नीट का लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या, डेंसिटी रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ये नीट के लिए क्या बच्चों मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, इससे पूछो क्या कह रहे हो भाई तुम, चलो पूछ लेते इसका हालचाल। और कैसे हो तुम, वेपर डेंसिटी ऑफ ये सब्सटेंस इस कितना दिया है, 16। किसी सब्सटेंस का वेपर डेंसिटी कितना मतलब दिया है, 4 दिया, सॉरी कितना दिया है, 4 दिया है। व्हेन वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 कितना दिया है बच्चों, ये किसका है, वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 इज 1 दिया है। तो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ये सब्सटेंस, 2 बार उसका फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। चलो 2 बार उसका फार्मूला लगाते हैं। हम लोग जानते हैं CH4 का वेपर डेंसिटी 1 दिया है हमारे क्वेश्चन में। हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 कितना होता है, 16 होता है। कैसे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, चूंकि 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1 = 16। कितना आसान, कितना आसान है मेरे बच्चों, कितना आसान है। बस समझ के पढ़ो, तुम लोग समझ के हर चीज को पढ़ो, जबरदस्ती ना रटो, एक एक टर्म को अच्छे से समझो। बाकी सारी चीजें बहुत इजी है। क्या है, वेरी सिंपल, सेमेस्ट्री इज वेरी इजी। समझाने वाला चाहिए। आप लोग सुने होंगे ना कहावत, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। भाई उस लेवल पे पहले पहुंचना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेपर डेंसिटी आप ये सब्सटेंस कितना दिया, 2 बार फॉर्मूला लगाओ। हम लोग जानते हैं वेपर डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मॉलिक्यूलर वेट के है। तो वेपर डेंसिटी ऑफ 1 अपान वेपर डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस, पहला क्या है, चलो सब्सटेंस 1 के लिए क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का वेपर डेंसिटी, सब्सटेंस का वेपर डेंसिटी अपान बच्चों वेपर डेंसिटी ऑफ CH4। 2 वाला क्या लिख दिया, CH4। तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या दिया है, दिया होगा भाई 4 दिया। देखो वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना दिया, 4। तो इसके यहाँ क्या रख देंगे, 4 पुट कर देंगे, पुट कर दो 4। मैंने कब रोका, इसके यहाँ क्या कर दिया, 4 कर दिए। वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन कितना दिया है, 1 दिया है मेरे बच्चे। हमको चाहिए क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस पूछा है, उसको ऐसे ही रहने दो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस पान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 कितना दिया है, 16 होता मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4। यहाँ देखो निकाल के दिखाया हूं मैं, बस रख दो। क्या करोगे,
इसका इसका क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16 चौक के 64, क्या आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस कितना आ गया, 64 आ गया ऑफ सब्सटेंस। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हमारा, मुझे भी नहीं पता क्या है। चलो क्वेश्चन है, अच्छी बात है, क्वेश्चन ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, नीट लेवल का, जीमेन के लेवल का, हर तरीके के लेवल का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ ये गैस इनटू OX इस कितना है 38 है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ क्या पूछा है, x पूछा है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x, इस x की क्या निकालना है वैल्यू, किसी गैस का क्या दिया बच्चों, उसका वेपर डेंसिटी, गैस क्या है इनटू OX है, उसका वेपर डेंसिटी कितना है 38। क्या पूछा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। हम लोग जानते हैं बच्चों, फार्मूले से हम लोग जानते हैं, फार्मूला हमारा कहता है अगर किसी का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में क्या संबंध होता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, वेपर डेंसिटी इंटू 2, वेपर डेंसिटी हमारा कितना है 38 इंटू 2, पूरा करो तो अर्धुनी 16 के 6 हासिल 1, 2 3 6 हासिल 7, हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस कितना आ गया, कौन सा गैस था हमारा N2OX था, N2OX का हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 76 आ गया। क्या पूछा, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x कैसे निकालोगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट को इसके मॉलिक्यूलर वेट के क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। इस तरह के क्वेश्चन नीट में बहुत पूछे जाते हैं। इसको बंद कर लो, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2OX, इसका ओरिजिनल मॉलिक्यूलर वेट कितना है 76 के बराबर कर दो। तो मॉलिक्यूलर वेट का नाइट्रोजन कितना होता है, एक नाइट्रोजन के लिए 14, कितने नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आइटम 2 है, तो 2 गुणे 14 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों 16 होता है, इंटू x है, तो x इंटू कितना हो गया, या 16x हो जाएगा, 16x हो जाएगा। ये कितने के बराबर है, 76 के बराबर है। 14 दूनी 28, कितना आ गया 28 प्लस 16x इज इक्वल टू 76। 28 को हम क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, ले जाओ, यहां बचेगा ना 16x, 76 माइनस 28, इसे उधार लिया, 16 में से 8 गया बच्चों, 8 बचा, और यहाँ कितना बचा 5 नहीं 6 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 48 आ गया। तो 16x बराबर हमारा कितना आ गया 48 x बराबर कितना आ गया 48 बाई 16, x बराबर कितना 16 1 16 16 3 48, x बराबर हमारा कितना आ गया 3 आ गया। x की वैल्यू हम कितना पा गए, तो हमारा जो गैस होगा क्या होगा, हमारा गैस जो होगा N2 वो 3 हो गया, x की वैल्यू कितना रख देंगे 3 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारा टॉपिक, सिंपलेस्ट फॉर्म या इंपेरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट फार्मूला या इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि चलिए इसका पहले डिफिनेशन देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे, सवाल लगाएंगे। सवाल लगाने का तरीका क्या होगा, इसके लिए मैं इसको एक धांसू तरीका बताऊंगा, एक धांसू ट्रिक बताऊंगा। हाँ बच्चों, केमिस्ट्री में भी ट्रिक मैं बनाया हूं, जैसे आप लोग बायोलॉजी में ट्रिक पढ़ते हैं उसी प्रकार मैं केमिस्ट्री को भी ट्रिक के रूप में कन्वर्ट कर दिया। चलिए देखते हैं सिंपलेस्ट फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला क्या कहते हैं। चलो इसका डिफिनेशन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट को मिटा देते हैं। The smallest क्या, द स्मॉलेस्ट फार्मूला which have no नो माने नहीं, which have no common
कॉमन फैक्टर, वह छोटा से छोटा फार्मूला जिसके बीच कोई भी अंक कॉमन ना लिया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया मेरे बच्चे, देखो इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा क्लियर दिखे। ये हमारा क्वेश्चन है, विच रिप्रेजेंट इंपेरिकल फार्मूला, ऐसा फार्मूला जिन दोनों के बीच में कोई भी अंक कॉमन ना लिया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। देखो पहला क्या देखेंगे, H2 F2, H2 और F2 के बीच में दो हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो हमारा स्मॉल फार्मूला नहीं है, ये इंपेरिकल फार्मूला नहीं है। देखो C3H6, इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा, 3 को बाहर डाल लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा क्या हो गया 3 कॉमन, मतलब ये भी हमारा इंपेरिकल फार्मूला नहीं है। उसके बाद देखो N2O4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 से 1 कट जा रहे हैं, मतलब उसमें 2 कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेना मतलब 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे N2O4 है, N2O4 है, 2 से कॉमन मतलब 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा हमारा N और O2, 2 हमारा कहाँ आ गया बाहर। इसी बाहर को हम कहते हैं कॉमन लेना, मतलब 2 का गुणा दोनों में है, तो 2 का गुणा दोनों में रहेगा तो उसे हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, बाहर निकाल सकते हैं। इसी का गुणा कर दो तो वही तो आ जाएगा, बात तो वही हुई, N2O4 आ जाएगा, 2 का गुणा कर दो। आप लोग गुणा करते हैं उसे मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, और 2 को बाहर निकालना उसे कहते हैं कॉमन लेना। अब देखो अगला, देखो CH4 में कोई ऐसा टर्म है जिसे हम बाहर ले सकते हैं, नहीं ले सकते भाई, C अलग है, H4 इसमें कोई ऐसा शब्द है 2 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं ना, या 4 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। जब कुछ ना लिखा हो तो इसे 1 मानते हैं, इसी के सामने जब कुछ ना लिखा हो तो उसे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो उसमें कोई कॉमन नहीं होगा। तो बीच रिप्रेजेंट इंपेरिकल फार्मूला, ये क्या है बच्चों, ई फॉर इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है, ई फॉर इंपेरिकल या फॉर फार्मूला। तो हमारा इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया, CH4। इंपेरिकल फार्मूला सबसे छोटी जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो। देखो हम लोग जानते हैं C6 ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, शुगर का C6H12O6 होता है। इसमें कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन क्या ले सकते हैं, 6 को हम बाहर ले सकते हैं, 6 सेकंड में 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, क्या कॉमन ले लिए, 6 को हम क्या कर ले, बाहर कर लेंगे, तो 6 को बाहर करो क्या बचेगा, अगर 6 थे 6 को बाहर ले लिया तो एक ही बचा, हाइड्रोजन 12 थे जिसमें 6 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ 2 ही तो बचा, तो 2 हो गया CH2। यहाँ 6 ऑक्सीजन थे, 6 को हम बाहर निकाल लेंगे कितना बचेगा, एक ही ऑक्सीजन बचेगा, तो 6 हमारा क्या निकला, कॉमन फैक्टर निकला। 6 क्या हो गया हमारा, इन दोनों के बीच में क्या था, इनके बीच में कॉमन फैक्टर था, हमने इसको कॉमन ले लिया। देखो इसमें वैसे कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं भाई, आप 2 को कॉमन लेको 2 यहाँ ये नहीं एक ही है, कॉमन लेना मतलब वो उस शब्द से या उस अंक से सभी में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, इसे कहते हैं कॉमन लेना। तो हमारा CH2O क्या आ गया, हमारा कॉमन इंट्रो आ गया इन दोनों के बीच में, इसी को हम लोग कहते हैं, ये हमारा टोटल क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला था, इसमें जो छोटा वाला बना इसे हम लोग कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला इसे कहते हैं, इंपेरिकल फार्मूला ये हो गया। इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया। अब इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला इन फैक्टर के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या होता है बच्चों, आप लोग दिख रहा है, इसमें से कॉमन क्या लिया हूं मैं 6, तो क्या बन गया हमारा इंपेरिकल फार्मूला। तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके टर्म में, इंपेरिकल और फैक्टर के बीच में क्या हो जाएगा, N इंटू इंपेरिकल फार्मूला, ई फॉर इंपेरिकल फार्मूला। यही आगे देखो लिखा भी है यहाँ, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है, इंपेरिकल फार्मूला इंटू बैलेंस फैक्टर के बराबर होता है, या सॉरी कॉमन फैक्टर के बराबर होता है हमारा, किसके बराबर होता है, कॉमन फैक्टर के बराबर। तो N बराबर हमारा क्या है, N को हम क्यों निकालना है, तो ये वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला गया, तो N बराबर हमारा क्या गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला पर इंपेरिकल फार्मूला आ गया। हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन है, हम लोग जानते हैं मेरे बच्चों, पीवी बराबर क्या होता है, सॉरी पीवी या पीएम बराबर क्या होता है, DRT होता है, DRT। तो किसी का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट उसके डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
अब वेपर डेंसिटी हमारा क्या होता है, वेपर डेंसिटी आप ये गैस होता है हमारा, अभी मैं पढ़ाया हूं जस्ट, वेपर डेंसिटी आप गैस होता है उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ही तुलना करके हमारा किसी चीज का क्या निकालते हैं, वेपर डेंसिटी आप ये गैस निकालते हैं। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं फटाक से। तो वेपर डेंसिटी बराबर हमारा क्या आ गया, वेपर डेंसिटी बराबर आ गया हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टू। तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, इस टू का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी गुणे टू, ये हमारा क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ डेंसिटी। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन हम करते हैं इस पे बेस, इसमें फटाक से क्वेश्चन करते हैं हम लोग। किसी भी कंपाउंड का क्या दिया है, इंपेरिकल फार्मूला दिया, पहले इंपेरिकल फार्मूला दिया किसी कंपाउंड का, क्या CH2 दिया है, उसका वेपर डेंसिटी कितना दिया है 21 दिया। तो हमें इससे क्या पूछा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम लोग को क्या चाहिए, पहले मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है और वेपर डेंसिटी में रिलेशन, मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। पहले हम इसको पढ़ा चुका हूं, 2 वेपर डेंसिटी हमारा पहले क्या दिया 21 हो जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कितना आ गया 42 आ गया। मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना आ जाएगा 42 आ गया। हमारे जानते हैं इंपेरिकल, एक इंपेरिकल फार्मूला होता है और उस इंपेरिकल फार्मूले का वेट जो होता है इंपेरिकल वेट होता है। इसको मत हटाना, इसको मत गिराना, बस आप तुम लोग को फोड़ करते रहो। ये क्या होता है इंपेरिकल वेट हमारा क्या हो जाएगा, इंपेरिकल वेट हमारा आ जाएगा, कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है 2, 12 और 2 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। अब जानते हो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर हमारा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन इंपेरिकल फार्मूला। इसी को हम कह सकते हैं वेट के टर्म में लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। हमारा मॉलिक्यूलर वेट इंपेरिकल वेट क्या आया है हम लोग निकाल चुके हैं पहले से ही। मॉलिक्यूलर वेट हम किसका निकाले, कितना आया 42 निकाले थे, 42 यहाँ रख दो। इंपेरिकल वेट हमारा कितना आया था 14 आया था, 14 1 14, 14 42, कितना आ गया 3। अब क्या करेंगे, हमारा इंपेरिकल फार्मूला पता था, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं एन इंटू इंपेरिकल फार्मूला। एन की वैल्यू कितना है 3, इंपेरिकल फार्मूला हमारा कितना था CH2 था, गुणा कर दो, फिर एक कार्बन था 3 1 3, यहाँ C3 हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो गया यहाँ C3 हो गया। 1 में 3 का गुणा करोगे 3 आएगा और 3 1 3, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या गया C3H6। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को खत्म करना चाहूंगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, कांसेड़ा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका, मैं आपका MS सर। बच्चों चलिए शुरू करते हैं, कल मैं आपका लेक्चर यहीं पर रोक दिया था, आज शुरू करते हैं। जैसा कि चलिए आज का फार्मूला रिपीट कर देते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला बराबर होता है, इंपेरिकल फार्मूला बराबर होता है एन इंटू मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फार्मूला, या इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू कॉमन, एन को हम कॉमन फैक्टर कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन इंपेरिकल फार्मूला, या इसी को हम वेट के टर्म में भी लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू वेट ऑफ फार्मूला वेट अपॉन इंपेरिकल वेट भी लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला रिवाइज कर देता हूं 1 सेकंड में, देन शुरू करता हूं मैं अपना। चलिए आज का लेक्चर मैं एक क्वेश्चन से शुरू करना चाहूंगा। देखो हमारा इंपेरिकल फार्मूला दिया HF, हम लोग जानते हैं, पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, इसका इंपेरिकल वेट। बच्चों इंपेरिकल फार्मूला है तो इसका इंपेरिकल वेट निकालेंगे। इंपेरिकल वेट क्या हो जाएगा, इसका इंपेरिकल वेट हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन एटम का होता है 1 और फ्लोरीन का होता है 19, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 20। हमारा इंपेरिकल वेट क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा।
अब वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में जो रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या हमारे बच्चों? वेपर डेंसिटी है 20, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40। तो हमारा क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट हमारा जो आ गया, या फार्मूला वेट जो हमारा आ गया, फार्मूला वेट ना आ गया बच्चों 40 आ गया। तो एन बराबर क्या होता है? एन बराबर अभी हमने बताया, एन बराबर होता है फार्मूला वेट, फार्मूला वेट, फार्मूला वेट अपॉन इंपेरिकल वेट, इंपेरिकल वेट। फार्मूला वेट हमारा क्या दिया बच्चे? फार्मूला वेट दिया है आपका 40 और इंपेरिकल वेट हमारा क्या आ गया? 20 आ गया। दोनों को डिवाइड कर देंगे, 21 जा 20, 22 जा 40, क्या आ गया हमारा? 2 आ गया। एन फैक्टर की वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। अब यही एन फैक्टर की वैल्यू हम ले जाके कहां रख देंगे? इस फार्मूले में रख देंगे। इस फार्मूले में जाके रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारा आ जाएगा बच्चों, एन फैक्टर हमारा कितना आ गया? 2। अब इंपेरिकल फार्मूला जो था HF था, HF था, दोनों गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? H2F2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फॉर्म इंपेरिकल फार्मूला बाई परसेंटेज। इसका मेरा एक जोरदार ट्रिक है मेसर की भाषा में, चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक का आप यूज करेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे किसी का इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। MS सर की ट्रिक है बच्चों। बच्चों मैंने बायो की तरह केमिस्ट्री में भी ट्रिक निकाल दिए हैं कुछ, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाए। शुरू करते हैं। ट्रिक क्या है? P अपान ये, P ये कम है, P ए कॉफी दे, सॉरी P ए कॉफी दे, कॉफी कॉफी दे। ये बच्चों हमारा स्टेप है, 2 स्टेप करेंगे। पहला क्या करेंगे? P अपान ये करेंगे, P फॉर परसेंटेज। अगर हमारा मॉलिक्यूलर क्या, हमारा एटॉमिक क्या दिया है? एटॉमिक का एलिमेंट दिया है, एटम का एलिमेंट दिया है, उसका क्या दिया है? रिप्रेजेंटेशन, और साथ में क्या दिया? परसेंटेज दिया है। देखो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन दिया है और साथ में परसेंटेज दिया है। तो उस पर MS सर का एक टिक लगाएंगे, P अपान ये कॉफी दे, या पी ए कॉफी दे। पीए होता नहीं है, किसी भी बड़े आदमी का एक पीए होता है, तो उसी पे मैंने एक टिक बनाया, पी ए कॉफी दे। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या करना बच्चे, आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमको करना है, चलो पहले P फॉर परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज ये फॉर एटॉमिक वेट। उस एटम के एटॉमिक वेट से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे एटॉमिक वेट। ये हमारा क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में क्या करता है मेरे बच्चे, आइए देखते हैं। जब उस परसेंटेज में उसके मॉलिक्यूल सॉरी एटॉमिक वेट से जब डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा, देखिए हमारा जो नंबर आएगा, इस तरह का जो नंबर आ जाएगा, उसमें से कॉफी फॉर कम वाला जो होगा, कॉफी फॉर कम वाला जो होगा, उससे डी फॉर डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे बच्चे? डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर जो नंबर आ जाता है वही हमारा जो एलिमेंट होता है वो उसका मोल रेशियो हो जाता है। बस यही करना है। पहला स्टेप में क्या करना है? पहला उसका ट्रिक देख लो, पीए कॉफी दे, पी फॉर परसेंटेज अपान है तो एटॉमिक वेट से उसको डिवाइड करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों? के फॉर कम, कम फॉर जो कम वाला, उसमें डिवाइड करने पर जो कम वाला वैल्यू आएगा, जिसमें कम वाली वैल्यू क्या है? 0.5 है, तो उस कम वाली वैल्यू से अदर में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। उससे जो हमारा नंबर आएगा वही नंबर ही हमारे एलिमेंट का मोल रेशियो होगा। क्या होगा? मोल रेशियो होगा। चलिए देखते हैं, हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल से हम लोग फटाक से देखेंगे। चलो इसको छोटा सा कहीं लिख देंगे, हम इसको मिटा ही देते हैं, छोटा सा कहीं लिख देंगे।
चलो देखो, हमने कहा था हमारा जो फॉर्मेट होगा बच्चों, नीट और जेई में काफी ये पूछता है, नीट और जेई के लिए फेवरेट टॉपिक है। चलो दिया कार्बन, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, और हाइड्रोजन, कोई कंपाउंड दिया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन नहीं है, साथ में ऑक्सीजन भी है। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है, मान लें कि x% दिया है, और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दिया है, y% दिया है। और ऑक्सीजन, बच्चों किसी भी कंपाउंड में अगर 3 लोग हैं, 2 का परसेंटेज अगर हमें पता है तो तीसरे को हम कैसे निकाल देते हैं, हम जानते हैं टोटल परसेंट हमारा 100 होता है, तो 100 में से जिन 2 लोगों का परसेंटेज दिया है वो घटा देंगे, किसमें में से, 100 में से अगर घटा देंगे, देखो 100 में से x प्लस y के परसेंट जोड़कर हम घटा देंगे तो हमारा तीसरे का परसेंट आ जाएगा अपने आप। तो कभी कभी एग्जामिनर होशियारी करता है, तीसरे वाले का परसेंट नहीं दिया होता है, कैसे निकालेंगे आप, तीसरे वाले को हम 100 में से अगर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो तीसरे वाले का परसेंटेज आ जाएगा। चलो देखा, ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन का परसेंट नहीं दिया था, हम क्या करेंगे, 100 में से इन दोनों का परसेंट जोड़ करके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो तीसरे वाले का परसेंटेज आ जाएगा। चलिए अगले आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। देखो 12 का, चलो हम लगाते हैं क्या, अपना टिक लगाते हैं। ट्रिक हमारा क्या था मेरे बच्चे, ट्रिक हमारा था पीए कॉफी दे, पी अपान ये कॉफी दे, कॉफी दे, पहला परसेंटेज दिया। देखो परसेंटेज में क्या करेंगे, एटॉमिक, ये फॉर एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलो करो, देखो हमारा परसेंटेज कितना था, 1%, x% था, हम उसके कार्बन के एटॉमिक वेट से, देखो बच्चों कार्बन का एटॉमिक वेट 12 डिवाइड किए, लेट इसकी वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। देन दूसरा वाला हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना था, y था, y में हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट से हम लोग डिवाइड करेंगे 1 से, कितना आ गया, लेट इसकी वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। अब कितना ऑक्सीजन का निकाल लेंगे, कैसे, इन दोनों के परसेंट को जोड़ करके 100 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा इसका परसेंट, इसका जो नंबर आ जाएगा क्या, ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट से डिवाइड करने पर लेट इसका वैल्यू कितना आ गया, 0.5 आ गया। अब हमारा दूसरे स्टेप में, स्टेप हमारा नंबर 1 था, ये नंबर 1 स्टेप हमारा था, नंबर दूसरा स्टेप क्या हो गया बच्चों, नंबर दूसरा स्टेप हमारा हो गया ये वाला, कॉफी फॉर कम वाला, कॉफी फॉर कम, कम वाले से क्या करेंगे, सभी में डिवाइड कर देंगे, डी फॉर डिवाइड, कॉपी फॉर कम वाले से, और डी फॉर डिवाइड, डिवाइड कर देंगे इसमें दूसरे वाले स्टेटमेंट, डिवाइड कर दो। देखो इन तीनों में सबसे वैल्यू हमारी छोटी किसमें है, कम वाली वैल्यू कौन है, 0.5, इस 0.5 वाली वैल्यू को सब में क्या कर देंगे, उसका डिवाइड कर देंगे। तो देखो पहला क्या था, 1 था, 1 में 0.1 का डिवाइड करेंगे, जो आएगा, अभी कैलकुलेशन करना भी आपको हम सिखाएंगे। दूसरा क्या था, 2 में कम वाली वैल्यू क्या थी, 0.5, डिवाइड कर दिए, जो वैल्यू आएगी अभी हम बताएंगे। और स्वयं में जो स्वयं वाला सबसे कम होता है उसमें भी स्वयं से भी डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, 0.5 से 0.5 कटेगा कितना आएगा, 1 आएगा। इसको देखो, इसका हमारा सिंपल सा ट्रिक है, 10 से ऊपर नीचे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। हम लोग जानते हैं 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, हमारा 1 पॉइंट कहाँ राइट शिफ्ट हो जाता है, तो इधर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चों, इधर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऊपर 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हमारी वैल्यू कितना आ गई, इसकी 2 आ गई। इसको देखो, फिर हम कहते दशमलव को पॉइंट 1 अगर हमको राइट खिसकाना है तो क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, 0.5 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जब 5 आ जाएगा, उधर 2 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, इसकी वैल्यू 20 आ जाएगी। इसका वैल्यू क्या आया था, 1 आया था। तो हमने कहा था जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी वो बच्चों हमारा ही इंपेरिकल फार्मूले का क्या होगा, मोल रेशियो होगा। तो उस एलिमेंट का पहला क्या था, कार्बन था, कार्बन कितने मोल आ गए, 2, तो 2 लगा दो यहाँ। उसके बाद हाइड्रोजन कितने मोल आ गए, 4 आ गए, तो हाइड्रोजन की जगह कितना लगा देंगे, 4 लगा देंगे। ऑक्सीजन कितने मोल आ गए, 1 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन की जगह 1 लगा देंगे। यही हमारा इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा, यही हमारा इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा। ये क्या बच्चों, इंपेरिकल फार्मूला, ये हमारा क्या इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या दिया है। चलो परसेंटेज पे बेस्ड लगातार दमदार 3-4 क्वेश्चन करते हैं। चलो शुरू करते हैं। हमारा हाइड्रोकार्बन दिया है बच्चों। हाइड्रोकार्बन से हमें पता चलता है वो किससे बना होगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन से। हाइड्रोकार्बन का सिंपल मीनिंग यही होता है, वो किससे बना होगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन से। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन मतलब होता ही किससे मिलकर बना होंगे, हाइड्रोजन एंड कार्बन से। पहला एलिमेंट जो हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा एंड कार्बन हो जाएगा। हमने बताया था मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था अगर एक का परसेंटेज दिया है और उसमें 2 लोग हैं तो दूसरे वाले को निकालने के लिए 100 में से पहले वाले के परसेंटेज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दूसरे का परसेंटेज क्या आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। तो कार्बन का हमें पता था, हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, अरे यार मेरा राइटिंग बन, हाइड्रोजन कैसे आ जाएगा, 100 में से पहले वाले क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कर दो, इतना तो करना जानते हैं तुम लोग। 0 में से 3 जाएगा 7, दशमलव लगा देंगे। इधर कितना बचा 9, 9 में से 2 जाएगा, इधर 0 कर दो, 7 हो गया। इधर कितना बचा 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ कितना बचा, इधर भी 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, कितना आ गया 7.7 आ गया। इसका परसेंटेज कितना आ गया बच्चों, 7.7। आपको क्या करना, अपना टिक लगाना, क्या, पीए कॉफी दे। चलो पीए को हम कॉफी देते हैं। इधर हम छोटा कर लेते हैं, इधर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो छोटा छोटा लिख देते हैं, सुंदर सुंदर, बिल्कुल अपनी तरह। तो 100 माइनस कितना 92.3%। कितना आ गया था मेरा बच्चों, आ गया था 7.7। हमारा ट्रिक क्या था, पीए कॉफी दे, पी अपान ये कॉफी, कॉफी दे। 2 स्टेप में हमें करना था। पहला स्टेप क्या था, पी फॉर परसेंटेज, पी फॉर परसेंटेज, ये फॉर, ये क्या है, डिवाइड में है, मतलब बटे में है, डिनोमिनेटर में है, ये कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर एटॉमिक वेट। और कॉपी फॉर, उनमें से डिवाइड करने पर सबसे कम वाली वैल्यू जो आएगी, कम वाली वैल्यू या मिनिमम वाली वैल्यू, कम वाली वैल्यू, कम वाली वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। चलो पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था। पहले स्टेप क्या करेंगे, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। इसका परसेंटेज क्या था मेरे बच्चों, इसका परसेंटेज था हमारा 92.3, 92.3। और कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है। 12 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना बार जाएगा, लगभग 7 बार जाएगा, 12 सत्ते 84। कितना होता है 12 सत्ते 84, कितना बचेगा यहाँ 6 2 8, 8 बचा, फिर 12 सत्ते 84, लगभग 7.7 के अराउंड आएगा। कितना आ गया 7.7। अब पहला क्या था, अब देखो पहला कर लिए किसके लिए, कार्बन के लिए कर लिए, देन हाइड्रोजन के लिए करेंगे, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का पी फॉर परसेंटेज देन अपॉन उसका एटॉमिक वेट। इसका परसेंटेज क्या था मेरे बच्चे, इसका परसेंटेज था 7.7। तो 7.7 अपॉन इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हमारी वैल्यू कितना आ गई 7.7, दोनों एक ही आ गया, ना कम ना ज्यादा। हम दूसरा क्या करेंगे, जो कम वाली वैल्यू रहेगा उससे क्या कर देंगे, फर्दर एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे। कर दो भाई, जब सेम वैल्यू है तो कम वही होगी, ज्यादा वही भी होगी। क्या कर देंगे सेकंड स्टेप में, 7/7 अपॉन 7/7, इसकी वैल्यू कितना आ गई 1 आ गई। फिर इसको क्या कर देंगे, इसको भी कम वाली वैल्यू 7/7 क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 7 अपॉन 7.7 अपॉन 7.7 कितना आ गया 1। ये हो गया हमारा क्या, कार्बन। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। इन दोनों का मोल रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया। 1 मोल कार्बन के लिख दो, 1 मोल हाइड्रोजन के रख दो। ये हमारा क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। पूरा लिख दें, बच्चे कंफ्यूज ना हो ताकि। ये हमारा आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करता हूं, इसको मिटा देते हैं। इसको बच्चों आप लोग पॉज करके जो भी करके
या नोट्स दे दूंगा जल्दी, मैं अपना टेलीग्राम बनाऊंगा और आप लोगों को नोट्स दे दूंगा सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं करना यार, मेरा जो ट्रिक बनाया हूं मैं, एमएस सर का जो ट्रिक है बस वो यूज करना है। ओके, एमएस सर का ट्रिक क्या था? पी अपान ये, पीए क्या दे? कॉफी दे, कॉफी दे। बस क्या करना है, जो परसेंटेज है हमारा उसी से क्या कर देना है, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो। परसेंटेज हमारा क्या है कार्बन के लिए? परसेंटेज हमारा ना 40, इसका एटॉमिक वेट क्या होता है बच्चों? ये पहला स्टेप चल रहा है हमारा, देन सेकंड स्टेप चलेगा। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप ये है हमारा और सेकंड स्टेप ये है, कुछ करना है नहीं। कितना हो गया हमारा परसेंटेज? 40। और कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12। 12 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? 12 तिहाई 36, 4 बचा, फिर 40 हो गया, 10 और लगाए 40 फिर हो गया, 12 तिहाई 36, कितना आ गया? 3.3। हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन का परसेंटेज अपान उसका एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना था? 6.6। उसका एटॉमिक वेट कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 से डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू आएगी, 6.6 आ गया। ऑक्सीजन का हमने कहा था, याद करो, हमने कहा था अगर दो लोगों का परसेंटेज दिया हो और तीसरे वाले का पूछा जाए तो 100 में से दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तीसरे वाले का परसेंटेज अपने आप ही आ जाएगा। क्या करेंगे? 100 माइनस 40 प्लस 6.6 कितना आ गया? 46.6। क्या आ जाएगा? लगभग 43.4। ये हमारा क्या आ गया परसेंटेज किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के साथ कोई अलग नियम कानून थोड़ी लगेगा, हमारे लिए सब बराबर है भाई, सबको बराबर कर दो। हमारा बराबर ट्रिक क्या था? परसेंटेज अपान एटॉमिक वेट। इसका परसेंट कितना आया? 53.4 अपान कार्बन का, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 करो, 16 तिया 48, 48 और 5 53, यहाँ कितना बचा? 5.4। दशमलव लगाया कितना हो गया? 54। फिर 16 तिया 48, 3 4 क्या आ गया? 3.34, तो इसे 3.35 समथिंग लिख सकते हैं भाई। इसमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, अभी चीजों में बताऊंगा। मैंने कहा था इसमें से जो सबसे कम वाली वैल्यू होगी उसे क्या कर देंगे? सब में डिवाइड कर देंगे उसी से। सबसे कम वाली वैल्यू क्या है? 3.3, उसी से सब में क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। सेकेंड स्टेप वाला मैंने कहा था कॉपी फॉर कम वाली या मिनिमम वैल्यू, कम वाली वैल्यू तो क्या कर देंगे? डिवाइड, डी फॉर डिवाइड कर देंगे। कर दो डिवाइड। हमने कहा रुका? 3.3 अपान 3.3, ये किसके लिए हो गया? कार्बन के लिए। अभी किसके लिए लगाएंगे? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए लगा लो। हाइड्रोजन कितना था? 6.6 अपान 3.3, यानी कि मिनिमम वाली वैल्यू से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ये क्या था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना आया था? 3.3। अब मिनिमम वैल्यू क्या थी हमारी बच्चों? 3.3 करो, कितना आया? 1 आ गया। इसका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। डिवाइड करके देख लेना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, बराबर मैं डिवाइड करना भी सिखा दूंगा। हमने कहा था जो लास्ट वैल्यू हमारी आएगा, लास्ट के जो डिजिट आएंगे तो क्या होंगे? हमारे एलिमेंट या हमारे एटम के क्या होंगे? मोल रेशियो होंगे। तो रख दो। कार्बन कितना आया? 1 आया, 1 लगा दो। हाइड्रोजन कितना आया? 2 आया, हाइड्रोजन के 2 मोल लगा दो। ऑक्सीजन कितना आया? 1 आया, ऑक्सीजन का 1 मोल लगा दो। एक जानते हो जनरली हम लोग एक नहीं लिखते हैं, हटा दो एक को, बेचारा एक हट गया। क्या आ गया? CH2O। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया मेरे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है देखते हैं। मुझे भी नहीं पता क्या आगे है, पढ़ के थोड़ी ना आता हूं, तो हम इस तरह से पढ़े कि मुझे याद रहता है। अवागेद्रोस प्रिंसिपल, जो 5 नियम मैंने कल पढ़ाया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें जो 5वां नियम था यही था, अवागेद्रोस प्रिंसिपल। इसको मैं इतना दमदार तरीके से पढ़ाऊंगा, भूलना क्या, सॉरी याद करना क्या, भूलना मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। एमएस सर की भाषा में पहले देख लेते हैं। मैंने अपने पढ़ाई के दौरान ऐसे ऐसे ट्रिक बना रखे थे, उन ट्रिकों के द्वारा मैं चीजों को लंबे समय तक याद रखता हूं, मुझे जल्दी भूलता नहीं, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग क्या किया था, बना लिया था भाई। कोई भी चीज तुम लोग भी करना, कोई भी चीज अपना जब ट्रिक बनाओगे उससे जल्दी कभी नहीं भूलोगे। ठीक है भाई, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में इतनी सारी चीजें हैं, कितना याद रखोगे भाई,
तो ट्रिक बना लो अपना, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना कैसे ट्रिक बनाया जाता है, MS भैया, ठीक है। आओ इधर देखो, आवागेद्रो प्रिंसिपल को हम जनरली कैसे लिखते थे, थोड़ा सा हम उसे तोड़ मोड़ कर देते थे। हम आवागेद्रो प्रिंसिपल को लास्ट में ऐसे ही लिख देते थे, सारा स्पेलिंग तो सेम रहेगा, आवागेद्रो, लास्ट में ये लगा देते, आवागेद्रोन कर देते थे। क्या कर देते थे? आवागेद्रोन। चाहे आवागेद्रो प्रिंसिपल हो गया या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम हो गया, जिसे किसने दिया था? गै लू शार्प साहब ने दिया था। ये नीट 2026 3 मई में जो हुआ था, ये क्वेश्चन आया गया था। तो क्या करेंगे? इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, किसी डिफरेंट गैस के अगर इक्वल वॉल्यूम ले लिया जाए, उसमें क्या होते हैं? हैव, उसमें क्या होते हैं? हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। उसमें क्या होते हैं बच्चों? अगर डिफरेंट गैसेस के क्या ले लिया जाए? इक्वल वॉल्यूम ले लिया जाए, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे किस पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या रहना चाहिए इसका कंडीशन? क्या है? अगर डिफरेंट गैसेस हैं और उसका क्या ले लिया गया? इक्वल वॉल्यूम ले लिया गया, किस पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उसमें उसके जो वॉल्यूम होंगे सेम रेशियो में उसके क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल हो जाएंगे। इसलिए मैंने लिखा था आवागेद्रो ना किसमें लगता है? गैसियस वॉल्यूम पे लगता है। बी फॉर वॉल्यूम, और लास्ट में एन इसलिए लगाया था कि डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर हो जाएंगे, या नंबर ऑफ मोल के बराबर भी ले सकते हो। ये एन फॉर नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल गैसियस के लिए क्या लगाते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, आपने मोल का तीसरा फार्मूला पढ़े होगा, STP अपान 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर या 22,400 ml, ठीक है। जानते हो ये क्या होता है? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम सभी गैसेस के लिए 8 STP क्या होता है? फिक्स होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? जो गैसेस का वॉल्यूम हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। सॉरी, ये तो पहले था। तीसरा फार्मूला हमारा क्या था? एन अपान मोल का तीसरा फार्मूला, ये मोल है ना, मोल के टर्म में आ गया। मोल का तीसरा फार्मूला था एन अपान आवागेद्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस अपान क्या? आवागेद्रो नंबर। आप लोग जानते हैं आवागेद्रो नंबर एक क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसको हम क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं या हटा सकते हैं। कब? जब दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, दो गैसेस का, तो आवागेद्रो नंबर हमारा क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारा फाइनल जो आ गया कंक्लूजन, MS सर द कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। क्या आ गया? नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, मॉलिक्यूल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, इसे क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ये गैस लगाना पड़ेगा एक गैस के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा अगर किसी आवागेद्रो प्रिंसिपल क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, अगर 3-4 डिफरेंट गैसेस ले ले, अगर उसका वॉल्यूम क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, उसका वॉल्यूम क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, वॉल्यूम क्या हो जाए? इक्वल, तो उसमें क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ उसके मॉलिक्यूल के होंगे, उन गैसों के मॉलिक्यूल क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। कब? जब उसके वॉल्यूम क्या हो जाए? सेम हो जाए। यही हमारा क्या है? आवागेद्रो प्रिंसिपल है। इसीलिए MS सर इसको ऐसे लड़ते थे या याद करते थे, जो भी कह लो। आवागेद्रो में बी फॉर वॉल्यूम, बी फॉर क्या है? वॉल्यूम, और लास्ट में जबरदस्ती एन लगा देते थे कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। मोल के दूसरे फार्मूले में एन अपान एन में मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के। बात खत्म। यही था आवागेद्रो प्रिंसिपल। आवागेद्रो प्रिंसिपल यही था और कुछ नहीं था। देखो इस पे बेस्ड एग्जांपल कर लेते, क्वेश्चन कर लेते फटाक से। आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये तुम लोग सीख जाओगे, क्योंकि एग्जाम में हम करते हैं, टेस्ट देते हैं तो क्या ही पूछता है भाई? न्यूमेरिकल ही तो पूछते हैं बस। आओ एक क्वेश्चन कर लेते फटाक से।
देखो देखो ये क्वेश्चन हमारा है, 3 डिफरेंट गैसेस हैं, गैस नंबर फर्स्ट, गैस नंबर सेकेंड, गैस नंबर फोर्थ, ऐसे क्वेश्चन में दे देगा। देयर आर इन द क्वेश्चन देयर आर 3 डिफरेंट गैसेस, 3 डिफरेंट गैसेस हैं। देखो इसको वॉल्यूम क्या सेम है, 100 ml इसका भी है, 100 ml इसका भी है और 100 ml इसका भी है भाई। अब देखो तुम लोग समझ जाना, डिफरेंट गैसेस हैं, एग्जाम्पल में क्या था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, समझ जाना कि हवा के द्रव प्रेशर की बात कर रहा है। 3 गैसेस हैं, मतलब डिफरेंट गैसेस हैं, 1 2 3, उसके वॉल्यूम क्या है, सेम है। यहां भी सेम कर दो या सेम करोगे ना, 100 ml कर दो, 100 ml कर दो, कितना कर दोगे 100 ml, तो मिस्प्रिंट हो गया होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पूछेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके बताओ। हम लोग जानते हैं अवागेद्रो प्रिंसिपल में हम लोग पढ़े हैं, अगर किसी गैसेस के वॉल्यूम क्या हो, सेम हो क्या हो, वॉल्यूम हो, तो उसमें नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर रेशियो पूछ ले गया तो किसका सेम रेशियो लगाते हैं, 1:1 रेशियो में होंगे, काम खत्म। जो अवागेद्रो प्रिंसिपल पढ़ेगा वो देखते ही आंसर मार देगा, जो नहीं पढ़ेगा वो बेचारा भटकता रह जाएगा, क्या है क्या नहीं। चलिए अगला देखते हैं, आगे क्या दिया गया मुझे भी नहीं पता, ये दिया, चलो देखते हैं। देखो उसी पे फिर एक क्वेश्चन आ गया, बड़ा सा क्वेश्चन। देखो दिया है, डिफरेंट गैसेस है ना, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ओजोन गैस O3 है, ओजोन गैस है, ये हमारा हीलियम गैस है, ये हमारा O2 क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल भाई अवागेद्रो रूल से हमको निकालना है, इसका क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, कैलकुलेट या फाइंड, पूछा गया क्या, फाइंड रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई अवागेद्रो रूल। अवागेद्रो रूल लगा करके इसमें क्या निकालोगे तुम लोग, उसके क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स के रेशियो निकालना है, मॉलिक्यूल्स के रेशियो निकालना है, नहीं यहाँ मॉलिक्यूल्स के नहीं, एटम के रेशियो निकालना है, क्या एटम के, मॉलिक्यूल्स तो एक ही होगा ना, रेशियो ऑफ एटम, ठीक है। क्या करना हमको, फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे चलो देखते हैं, इसको हटा देते हैं, हट जा भाई, तो भी हट जा। देखो हम लोग जानते हैं किसके द्वारा, अवागेद्रो रूल द्वारा हम लोग क्या जानते हैं, अगर वॉल्यूम सेम है, देखो वॉल्यूम सेम दिया गया, बी वॉल्यूम इसका भी दिया है, बी वॉल्यूम इसका भी दिया है, बी वॉल्यूम इसका भी दिया है, सबके क्या दिया है, बी वॉल्यूम दिया है। अब क्या लगाएंगे, अवागेद्रो रूल्स लगाएंगे या अवागेद्रो प्रिंसिपल लगाएंगे। अवागेद्रो प्रिंसिपल कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर किसी गैस के इक्वल वॉल्यूम है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे मेरे बच्चे, सेम होंगे, तो इसके भी 1 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 1 मॉलिक्यूल इसका भी होगा, 1 मॉलिक्यूल इसका भी होगा, 1 मॉलिक्यूल इसके भी होंगे, 1 मॉलिक्यूल इसके होंगे। अब जानते हो अगर मॉलिक्यूल से हमें क्या लाना है, आइटम लाना है, तो उसमें जितने भी आइटम होंगे उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो। इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, तो गुणे 2 कर दो, कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी नंबर ऑफ आइटम। हमको अगर हमें मॉलिक्यूल से क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम, तो उसके एटॉमिसिटी क्या होता है, ये मॉलिक्यूल है कितने टाइप के, नंबर ऑफ क्या एटम। देखो ये क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसके पास कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो नंबर ऑफ एटॉमिसिटी से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, एटम आ जाएंगे। एक मॉलिक्यूल था, एटॉमिसिटी इसकी 2 थी, 2 से गुणा कर देंगे, नंबर ऑफ एटम कितने आ गए, 2 आ गए। इसकी क्या थे, कितने एटम है, इसकी एटॉमिसिटी 3 है, तो 3 से गुणा कर दो तो नंबर ऑफ एटम कितना आ गए, 3 आ गए। इसकी एटॉमिसिटी 1 है, 1 से गुणा कर दो तो नंबर ऑफ एटम कितना आ गए, 1 आ गया। इसकी एटॉमिसिटी 2 है तो 2 से गुणा कर दो तो इसके एटम कितना आ गए, 2 आ गए। तो यही होता है, यदि आप कोई रूल पढ़े हैं उसमें बेस कोई सवाल पूछता है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आपने वो रूल पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो आप भटकते रह जाओगे,
समझ ही नहीं पाओगे क्या दिया है क्या पूछा है। इसलिए रूल को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये है डुलॉन्ग्स पेटिट रूल। ये बच्चों पहले पहले के जमाने पीएमटी के जमाने में पूछता था, अब नहीं पूछता है। बस इसको नॉर्मल ऐसे ध्यान रखेंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आजकल ये ना तो जेईई मेन में पूछता है ना नीट में पूछता है, तो इसको जस्ट ऐसे बता देते हैं और कुछ है नहीं। पहले देखो साइंटिस्ट जब कोई चीज खोज रहा था तो पहले प्राचीन प्राचीन छोटी छोटी चीजों से शुरुआत किया था भाई। जब पीरियोडिक टेबल बन रहा था, आप लोग पढ़ेंगे एलिमेंट के क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, पहले क्या आए थे, चाहे वो ले लो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले क्या आए थे, पहले आए थे जो प्लम पुडिंग मॉडल वाला, पहले प्लम पुडिंग मॉडल आया, देन रदरफोर्ड साहब आए, उसके बाद क्या आए, उसके बाद बोहर साहब आए, उसके बाद क्या आए, उसके बाद समरफील्ड आए, उसके बाद क्या मॉडर्न क्लासिक हमारा मैकेनिक शुरू हुआ जिसमें क्या हाइजेनबर्ग आए। तो धीरे धीरे जब चीजें इवॉल्व होती है, साइंटिस्टों को कुछ अच्छी चीज मिलती है, तो धीरे धीरे हमारा क्या होता है, चीजें और अच्छी बनती जाती हैं, बेहतर बनती जाती हैं। तो डुलॉन्ग्स पेटिट लॉ क्या था, प्राचीन नियम था, इसलिए आज के समय में इसे हटा दिया गया। इसका क्या होता, इसका यूज हम लोग करते थे टू कैलकुलेट अप्रॉक्स एटॉमिक वेट। किसी चीज का अप्रॉक्स एटॉमिक वेट या बताता था, एग्जैक्ट नहीं बताता, किसके लिए, ओनली सॉलिड एलिमेंट या मेटल के लिए। कैसे निकालते थे, यदि किसी मेटल का या सॉलिड एलिमेंट का क्या दिया हो, स्पेसिफिक हीट दिया हो, उसका एटॉमिक वेट निकालने का जो तरीका होता है, एटॉमिक वेट में क्या किसे गुणा कर देंगे, स्पेसिफिक हीट से गुणा कर देंगे, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 6.4 के बराबर होती है। आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन 2 पढ़े हो कि नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन 2 में सर ने पढ़ाया होगा इक्विवेलेंट वेट निकालना, किसी भी आयन का, किसी भी एसिड का, किसी भी बेस का हम लोग कैसे निकालते इक्विवेलेंट वेट, उस आयन या आइटम या मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट ऑब्लिक आयन का वेट ऑब्लिक मॉलिक्यूलर वेट अपान उसकी वैलेंसी, यही तो होता है इक्विवेलेंट वेट निकालने का। ये हमारा क्या था, प्राचीन मेथड था, क्या एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट निकालने का। लेकिन हमारा क्या मॉडर्न तरीका क्या, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या आ गया, उससे बेहतर आ गया। तो जानते हो जो चीजें प्राचीन हो जाती है लोगों द्वारा भुला दी जाती है, इसी प्रकार इनका क्या हो गया, बेचारे दे करके खत्म हो गए, इनको लोग भूल गए और मॉडर्न तरीका अपनाने लगे। मॉडर्न तरीका है क्या इक्विवेलेंट निकालने का। चलिए आगे देखते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। ये क्या है, अगर आइटम है तो एटॉमिक वेट रखेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, और आयन है तो उस आयन का अपान क्या रखेंगे, उसकी वैलेंसी रखेंगे। अगर एसिड है तो रिप्लेसेबल एस प्लस आयन, बेस है तो रिप्लेसेबल ओ एस माइनस आयन, अगर आयन है तो उसपे कितना चार्ज है वही उसकी वैलेंसी होती है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं, आगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए पहले आप कॉन्सेप्ट सीखो, उसका रूल सीखो, थ्योरी सीखो, देन उस पे बेस्ड ढेर सारी क्या कर लो, क्वेश्चंस कर लो, ताकि हमारा क्या हो जाए, दमदार प्रैक्टिस हो जाए। ये कहां से आ गए डॉक्टर एम एस सर, कहां से आ गए भाई, कोई बात नहीं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए ट्राइवेलेंट मेटल क्या दिया है, 9। इक्विवेलेंट कितना दिया है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये मेटल कितना दिया है, 9 दिया है। देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका था मैं अपनाता था, पहले क्या जो जो दिया उसे क्या कर लेता था, इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट कर लेता था ताकि मेरा सिली मिस्टेक ना हो। सिली मिस्टेक बचाना बहुत जरूरी है। क्या दिया है, उसकी वैल्यू 9 दिया है। हमें चाहिए क्या, जो कैलकुलेट करना है उसको भी क्या कर लोगे, हाईलाइट कर लेंगे ताकि हम कोई दूसरा जल्दबाजी में कोई दूसरी चीज ना निकाल देंगे। और एक बड़ी चीज, बड़ी छोटी चीज है लेकिन बड़ी चीज हो जाती है एग्जाम में, जब गलती हो जाता है बहुत अफसोस होता है। अगर आपको जो क्वेश्चन आ रहा है यूनिट की वजह से या किसी गलती की वजह से या जल्दबाजी की वजह से गलत कर देते हैं तो उसका बहुत पछतावा होता है। तो क्या कर दोगे, मॉलिक्यूलर वेट पूछा उसको क्या कर दोगे, हाईलाइट कर लोगे या गोले में बंद कर दोगे या अंडरलाइन कर लोगे। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस मेटल ऑक्साइड, उस मेटल ऑक्साइड का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर
फार्मूला, फार्मूला क्या वेट होगा मुझे नहीं पता, या वेट भी निकालेंगे, फार्मूला तो पता है, वेट भी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया है इसका इक्विवेलेंट 9 दिया है और ट्राई वैलेंट कर दिया है। ट्राई मतलब उसकी वैलेंसी 3 होगी, तो वैलेंसी कितना हो गया बच्चे, वैलेंसी हो गई इसकी 3 हो गई। ट्राई वैलेंट है, क्यों वैलेंसी 3 हुई, क्योंकि ट्राई वैलेंट था, ट्राई वैलेंट मेटल था, ट्राई वैलेंट, ट्राई वैलेंट मेटल था। चलो रख दो। हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट हमारा कितना था, 9 दिया था किसमें, क्वेश्चन में। मॉलिक्यूलर वेट हमको चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट हमको चाहिए। वैलेंसी, वैलेंसी हमारा कितना 3 थी। क्या कर देंगे, इसका इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट हमारा आ गया 9 त्रिक 27 ना, आ गया 9 त्रिक 27। इसका फॉर्मूला भी बना लोगे, बहुत आसान है। ट्राइवेलेंट दिया था, मेटल प्लस 3 पाया जाता है, मेटल प्लस चार्ज पाया जाता है, क्या हो जाएगा इसका प्लस 3। ऑक्साइड, देखो ऑक्साइड दिया था, कहां था ऑक्साइड, ऑक्साइड में कितना होता है -2। हम लोग फार्मूला बनाने जानते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। इसका जो होता है क्या, चार्ज, इसका नंबर बन जाता है और इसका चार्ज इसका नंबर बन जाता है। चलो बनाओ, इसका नंबर क्या रहेगा, इसका वाला चार्ज, इसका चार्ज कितना है 2, तो इसका नंबर बना दो। ऐसे क्या लिख दोगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसका, इसका वाला चार्ज इसका नंबर बन जाता है, इसका नंबर बना तो कितना आ जाएगा 3। तो इसका क्या आ गया, मेटल ऑक्साइड। इसका मॉलिक्यूलर वेट, इस फार्मूले का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, निकाल लो, बहुत अच्छा है। एटॉमिक वेट पता है तो मॉलिक्यूलर वेट आराम से आप निकाल सकते हो। देखो चलो हमें याद है, कोई बात नहीं, चीजें याद हो जाती हैं। क्या था हमारा फार्मूला, हमारा फार्मूला था M2O3। हमारा मॉलिक्यूलर का, अरे मेटल का जो वेट आया था कितना आया था, 9 त्रिक 27 आया था। कोई बात नहीं, 27 लिख देंगे। कितने मेटल बाबू, 2। एक का कितना था 27। कितने ऑक्साइड, ऑक्सीजन है, एटम है 3, तो 3। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, 16 से गुणा कर देंगे। 27 में 2 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 के 4 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 1 हासिल 5, 54 आ गया, 54 आ गया। और 16 में 3 का गुणा करेंगे, 6 में 3 का करेंगे 8, 6 त्रिक 18 के 8 हासिल आए 1, 3 1 3 1 4 ना, 16 3 48 ऐसे भी जानते हैं। जोड़ दो, 8 4 12 के 2 और 5 और 4 9 और 1 10, कितना आ गया 102, 110 आ गया। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना आ गया 102 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, आज मुझे खत्म करना है। चलो देखते हैं हमें पढ़ना क्या है। किसी एटम, किसी मॉलिक्यूल या किसी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, उसकी वैलेंसी क्या है, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इन सारी चीजों का हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। चलो देखते हैं। तो हेडिंग हमारा क्या रहेगा, हेडिंग जो है उसको हम बना देते हैं, क्या रहेगा हेडिंग, तो हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कामा एटम एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ये मॉलिक्यूल इसको इधर लिख देते हैं, इन ये मॉलिक्यूल कामा एटम कामा कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल, एटम या कंपाउंड, कामा नहीं यहाँ एंड लगाया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कामा एटम कामा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ये मॉलिक्यूल या एटम या कंपाउंड। आप लोग जानते हैं
एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो सकता है, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सारी चीजों का हम क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन करना सीखेंगे। चलिए सीखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आइए देखते हैं। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन करने के लिए कुछ फार्मूलेस होते हैं, फार्मूलीज या फार्मूलास होते हैं, उसे हम देखते हैं। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, उस एटम का क्या एटॉमिक नंबर, उस नंबर का क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किससे दर्शाते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस चार्ज, प्लस माइनस चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, जेड के बराबर होते हैं, इसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, उसके एटॉमिक नंबर में से, उसके एटॉमिक नंबर में से जेड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम उस मॉलिक्यूल, और ये उस कंपाउंड में कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होता है, उस एटम या मॉलिक्यूल के पास कितने नंबर या कितने टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, वही क्या होता है, नंबर ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे पहले चर्चा कर देते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हम लोग जानते हैं, एक हमारा एटम का रिप्रेजेंटेशन, ये क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं या ऑर्बिट पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, अरे फिर वही तो गया, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट, ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, मिट जा भैया, लिमिट हो गई, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, चलो न्यूक्लियस को बना लिए। ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, नहीं मान रहा है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट, ये हमारा थर्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मान लोगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देता हूं। तो सबसे बाहरी जो से ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट को आप सेल भी कहते हैं, उसे कहते हैं बैलेंस सेल, उसे क्या कहते हैं बच्चों, बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारा क्या लेता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। उसी इलेक्ट्रॉन का नंबर हमारा क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, अब कोवैलेंसी क्या होती है, इसको हम कहाँ पढ़ाएंगे, केमिकल बॉन्ड जब पढ़ाएंगे एमएस सर के अंदाज में, तब पढ़ाएंगे आपको कोवैलेंसी, वैलेंसी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, कंपाउंड बॉन्ड, जो भी जितने टाइप के बॉन्ड हो सब बताएंगे। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट, बैलेंस सेल को हम कहते हैं आउटर मोस्ट सब सेल, आउटर मोस्ट क्यों कहते हैं भाई, बस सबसे बाहर है, सबसे बाहर वाले को आउटर ही कहते हैं, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। क्या कह सकते हैं, आउटर मोस्ट सेल, इसी को कहते हैं अल्टीमेट सेल। उसके नीचे वाले को पेन अल्टीमेट सेल, और उसके अंदर वाले को कहते हैं एंटी पेन अल्टीमेट सेल। तो सारी चीजें आगे वाले चैप्टर में आपको सिखाएंगे। तो हम क्या बता रहे थे, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन करना सिखाने जा रहे थे हम। क्या होता है, क्या होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैसे आया था, अरे यार बैलेंसी, हाँ ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर प्लस माइनस चार्ज।
ये हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसमें से घटा देंगे। भाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन उसमें भर दिए जाए, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर देंगे, बस वेरी सिंपल। अब चलो कैलकुलेशन, कार्बोनेट आयन का एग्जांपल देकर सारी चीजों को मैं निकालना सिखा देता हूं, है इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटको देते हैं, मिटको। हाँ बच्चों, मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ, यस और पी, पी में लगेगा, यस एंड पी ब्लॉक के लिए लगेगा, यस एंड पी अप्लीकेबल ओनली, यस और पी ब्लॉक ओनली, ठीक है। बाकी और के लिए हम किसमें पढ़ाएंगे, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाएंगे कैसे निकाला जाता है, सारी चीजें यही बताएंगे। पीरियोडिक टेबल में क्या सीखोगे तुम लोग। चलो मैं कैलकुलेशन करना सिखा देता हूँ, किसका, किसी का एग्जांपल लेकर के। हम कार्बोनेट का एग्जांपल लेंगे और सारी चीजों का कैलकुलेशन करेंगे। कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3-2। पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख लो 6। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ 8 इलेक्ट्रॉन, तो 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 8। अब कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ गए हैं, -2, तो प्लस का 2 कर देंगे, कितने आ गए, 8 3 24 और 6 24 6 30 और 2 32, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 32 इलेक्ट्रॉन आ गए, काम खत्म। अब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, जेड के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन कितना होता है 6, ऑक्सीजन का 8 तो 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आप लोग जानते हो किसी भी न्यूट्रल आइटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल, चाहे क्या मॉलिक्यूल हो गया चाहे एटम, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बराबर होते हैं। देखो 2 चार्ज लगा इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, अगर नहीं होता चार्ज तो दोनों क्या होते, बराबर होते। क्या हो गया, प्रोटॉन का कैलकुलेशन करें, न्यूट्रॉन का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं, उसका जो एटॉमिक मास है या मास नंबर, एटॉमिक नहीं पूरा लिख लेना, तुम समझ रहे हो, जो नए बच्चे होंगे वो कैसे समझेंगे, ये पूरा लिखना पड़ता है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल ए से करते हैं, रिप्रेजेंटेशन -z, एटॉमिक नंबर का z से करते हैं, एटॉमिक मास का ए से करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम एन भी कहते हैं, क्या एन, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। भाई CO3 में कार्बन का एटॉमिक मास यहाँ 12 नहीं लगाते, ऊपर वाला कितना हो गया 12। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 है तो 3 गुणे 16 कितना हो गया, 16 3 48 और 12 60, कितना आ गया एटॉमिक मास, 60 आ गया। अभी नहीं लिखेंगे, नीचे लिख लेंगे। अब माइनस क्या कर देंगे, जेड, जेड की वैल्यू हमने निकाल लिया पहले से, कितना 30, इसको जोड़ने पे कितना हो गया 12 और 16 3 48 12 60, 60 - 30 = 30। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया 30, नॉट 13, 30। और आगे देखो नहीं पहुंच गए, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ बच्चों, अगर बच्चे इतना तो कर लेते हैं, लेकिन नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में कंफ्यूज आ जाते हैं बेचारे, गलत कर देते हैं। अच्छे बच्चे हैं तो कर जा निकाल लेंगे, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है वो बेचारा गलत कर देता। तो CO3-2 में क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप लोग कार्बन, कार्बन किस ग्रुप का मेंबर है, 14 ग्रुप का मेंबर है, या फोर्थ ए का, ठीक है, फोर्थ ए का मेंबर है। आगे पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे, ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो फोर्थ ए का है।
क्या देंगे, इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया 4, और ऑक्सीजन कितना है 6 ग्रुप का, कितना 6 का, 4 बैलेंस। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्रुप नंबर। देखो ग्रुप नंबर हम लिख रहे हैं, सबका ग्रुप नंबर लिख के ऐड कर देंगे, और जितने क्या है इलेक्ट्रॉन, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, अगर सॉरी प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर कितना होता है 6 होता है, 16 होता है, 16 में सी या 6 ग्रुप होता है। रोमन में अगर निकालोगे तो 16 होगा, अगर आप उसे नॉर्मल निकालोगे कितना होगा 6 ग्रुप। तो 3 है तो 6 गुणे 3 कर देंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है एक्स्ट्रा आ गए तो +2 कर दो, ठीक है। तो 6 3 18, 4 22 और 2 24। इसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 24 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बैलेंस हम लोग जानते हैं, इसी में फंसोगे तुम लोग, इसीलिए 4-5 एग्जांपल इस पे और कर देते हैं धनाधन, ठीक है। चलिए देखते हैं और एग्जांपल इस पे कर लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाए एकदम क्लियर हो जाए, नहीं क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर ना करो, इतना क्लियर कोई नहीं होता, कुछ ज्यादा क्लियर हो जाए क्रिस्टल क्लियर। सोडियम वाला कर लेते हैं, सोडियम प्लस, चलो ऊपर कर लेते हैं, Na प्लस क्या कर लेते हैं, हाँ Na प्लस। सोडियम का क्या एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, ग्रुप नंबर कितना होता है, ग्रुप नंबर कितना होता है इसका फर्स्ट, ये होता है फर्स्ट रखोगे। सोडियम प्लस का निकालने तो 0 हो जाएगा भाई, एक पहले फर्स्ट था, माइनस कर दो विचार, तो सोडियम का क्यों निकालो, सोडियम का ग्रुप नंबर कितना होता है फर्स्ट ए का, अरे भाई फर्स्ट ए में रखा गया है ना, हाइड्रोजन वाला फर्स्ट ए होता है, और हीलियम वाला, सॉरी हीलियम कह रहे हैं, बेरिलियम वाला बी सेकंड ए होता है। यस ब्लॉक में दोनों आए थे हैं, तो फर्स्ट कितना हो जाएगा फर्स्ट ए, नहीं जानते हो तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बना दो, क्या होता है 2 8 मैचिंग नंबर 2 8 1। लास्ट वाला देखो, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे देखो, अब देखो क्लियरिफाई कर रहा हूं मैं, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है नॉर्मल वाला, बोर वाला, ये बोर का क्या है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है। अभी मैं अबाउ से भी तुमको प्रूव कर दूंगा हर तरीके से। देखो लास्ट सब सेल में या सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने कहा था सबसे लास्ट वाले में आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही क्या होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, या नहीं जानते तो फार्मूला कर दो, आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप क्या है फर्स्ट है तो फर्स्ट आ गया, और नहीं जानते हो सेकंड मेथड है, क्या है सेकंड मेथड क्या है बोर-बरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। आप बाउ वाला जानते हो कि नहीं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना, रेडी टेबल नहीं पढ़े हो जानते हो 1s2 वाला, हाँ उसे आप बाउ कहते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो सबसे 3 क्या है सबसे बाहर रहता है, 3 सेल क्या होता है सबसे बाहर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1। ये हमारा क्या होता है आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब चलो कार्बोनेट वाला हम देख लिए थे, अब हम एजाइड आयन पे N3 माइनस पे देखते हैं, एजाइड आयन पे, हाँ इसे क्या कहते हैं एजाइड आयन कहते हैं। तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ोगे क्या एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें आएगा हाइड्राजोइक एसिड N3H आएगा, क्या आएगा N3H, NO3 पे -1 हाइड्रोजन +1, फिर इस क्रॉस कर दोगे तो क्या बनेगा N3H बनेगा, इसे क्या कहते हैं हाइड्रोजिक एसिड। इससे हम तुम लोग क्या बनाओगे एमीन बनाओगे, ठीक है तुम्हारा फ्यूचर दिखा रहा हूँ, फ्यूचर में पढ़ना उससे सामना होगा तुम्हारा, पूछता है भाई नीट में। हाइड्रोजोइक एसिड कहाँ पढ़ोगे जब पी ब्लॉक पढ़ोगे 15 ग्रुप में 15 ग्रुप में पढ़ोगे कार्बन फैमिली, उसमें तुम हाइड्रोजिक एसिड पढ़ोगे, ठीक है। इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि ये सिलेबस में इसे तुम चूक नहीं सकते या भाग नहीं सकते, इसे इसका सामना करना पड़ेगा। अब जानते हो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है नंबर ऑफ ग्रुप प्लस माइनस चार्ज। कार्बन का ग्रुप क्या होता है 5th ग्रुप, कितने कार्बन है सॉरी नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कितना होता है 5th, कितने नाइट्रोजन है 3, तो 3 गुणे 5, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो +1 कर दो, 5 क्या है 15 1 16, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 16 बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए।
इसी प्रकार तुम किसी भी ले लो उसके ग्रुप नंबर को प्लस माइनस चार्ज कर दोगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। टाइम कितना हो गया देखो, पता टाइम टाइम टाइम। अच्छा अच्छा, काम होम पेज पे जाके 3:30 बज गए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से, मतलब आधा घंटा और रहने तो क्लास शुरू हो जाएगी, आधा घंटा पे क्वेश्चन खत्म ही कर देंगे, पढ़ा देंगे फिजिक्स भी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले इसको खत्म कर लें 10 मिनट में, फिर फिजिक्स पढ़ा देते। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो सीक्वेंस क्या होगा, पहले उसके मोल निकालो, उसका नंबर निकालो, उसके जितने भी नंबर आएंगे उसके क्या कर दोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, एक के नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे क्या आ जाएंगे, प्रोटॉन आ जाएंगे इन ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड में। चलो देखते हैं कितना ग्राम दिया है, CaCO3 कितने ग्राम दिए हैं, 10 ग्राम। CaCO3 कितने ग्राम है, 10 ग्राम है। मोल में बदलने के लिए क्या करोगे, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका वेट कितना दिया है 10, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है 100 आता है। कैसे, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 3 है, 3 से गुणा कर दोगे, 16 3 48, 12 60 और 40 100, काटो 0 से 0 गया, एक दशमलव कितना है 0.1 आ गया। भाई दशमलव से आप जब डिवाइड करते हैं 10 नीचे रहता है तो दशमलव एक अंक लेफ्ट खिसक जाता है, लेफ्ट, तो दशमलव यहाँ था खिसक के इधर चला गया, कितना आ गया 0.1, कितना आ गया मोल, ये हमारा क्या आ गया मोल। मोल से क्या जाओगे, नंबर ऑफ आइटम पे जाओगे, तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो, उसके एटॉमिसिटी से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ आइटम आ जाएंगे। एक आइटम में एक मॉलिक्यूल में कितने क्या है प्रोटॉन, उसे मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हो, मोल से, मोल बराबर होता है हमारा, मोल कितना आ गया 0.1, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एटम अपॉन अवागेड्रो नंबर के बराबर होता है, तो नंबर हमारा कितना आ जाएगा 0.1, इनने के बराबर कितने आ जाएंगे, हमारे कैल्शियम के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लो, कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे, उसके जेड के बराबर समेशन ऑफ जेड, कैल्शियम का जेड कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, कार्बन कितना 6, ऑक्सीजन कितना 8, 3 है, 3 से गुणा कर दोगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो गया, 8 3 24 6 30 और 20 50, 50 क्या आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए। तो जितने कितने हमारे मॉलिक्यूल आए हैं 0.1 इनने, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे क्या आ जाएंगे, प्रोटॉन आ जाएंगे इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3 नामक मॉलिक्यूल में। क्या हो जाएगा, देखो पढ़ो कितना हो जाएगा, एक करोगे दशमलव इधर चला जाएगा, 5 1 5, एन की वैल्यू रख दो, रखना चाहते हो रख दो, कितना होता 6 × 10⁻23, कितना हो जाएगा 5 6 30 × 10⁻23, क्या प्रोटॉन, इतने प्रोटॉन हो जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नहीं होमवर्क देंगे नहीं, 5 मिनट में खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस जस्ट ये 5 मिनट होमवर्क के लिए मैं आपको अपना सीट दूंगा, ऐसे थोड़ी ना, अच्छे से तैयारी कराऊंगा, अच्छे से अभी दे दूंगा, लास्ट वाला दे दूंगा। चलो देखते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2.2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम, ऐसे क्या कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्या या D3O प्लस में क्या करोगे, सर्वप्रथम मोल निकालोगे, उस मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालोगे, उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ आंसर आ जाएगा। चलो अब मोल निकालो, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 2.2 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, ड्यूटेरियम का कितना होता है 2 होता है, तो 2 3 6, ऑक्सीजन कितना होता है 8 नहीं 16 होता है, मॉलिक्यूलर वेट ना 16,
16 8 8 और 6 14 24, सॉरी 22। एक ड्यूटेरियम कितना होता है? 2 होता है, 2 3 6 और 16 16 6 22, 22 आ गया। 22 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? नीचे 10 बचेगा, 1/10। जब 10 से डिवाइड करोगे तो 0.5 कहां से सक जाता है? लेफ्ट सक जाता है। 0.1 मोल आ गया। मोल से क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 0.1 मोल बराबर क्या हो जाएगा? नंबर अपॉन अवागेद्रो नंबर। कितने नंबर आ गए? 0.1 बुढ़े अवागेद्रो नंबर, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ड्यूटेरियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 के बराबर। 3 + 8 कितना हो गया? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 11। अब एक निकालना पर माइनस भी तो करेगा भाई, पॉजिटिव तो हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बचे 10 बचे। 10 में 10 से गुणा करोगे, 1 अंक राइट सक जाएगा तो 1 बचेगा। कितना हो जाएगा? Na के बराबर। Na का वैल्यू रख दो 6.023 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे किसमें? D3O प्लस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। क्या पूछा? कैलकुलेट नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4.2 ग्राम ऑफ क्या हाइड्रा, सॉरी कहां चला, एजाइड आयन। एजाइड आयन में नंबर ऑफ क्या निकालना है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी हम निकाले थे, कितना आया था? 16 इलेक्ट्रॉन आए थे। अभी निकाल के दिखा दूंगा। तो क्या करोगे? सर्वप्रथम मोल निकालोगे, उसके बाद उसमें नंबर ऑफ आइटम निकाल, सॉरी मॉलिक्यूल निकालोगे। उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में किसे गुणा कर दोगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो निकालो फटाक से। ये क्या हो गया? मोल। मोल कैसे होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका कितना आएगा? 3 है, 1 का 14 होता है, ठीक है ना। 14 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। कितना आ गया? 42 काटोगे कितना आ गया? 0.1। हमें नंबर चाहिए उसका। नंबर वाला क्या होता है? मोल इंटू अवागेद्रो नंबर। हमारे क्या आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ N3 माइनस आ गए। अब किसे मल्टीप्लाई कर दो? बैलेंस इलेक्ट्रॉन के। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो? बैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई ग्रुप नंबर के बराबर होते हैं, प्लस माइनस ऑफ। नाइट्रोजन हमारा 5th ग्रुप का होता है, तो 1 के लिए 3, कोई बात नहीं, 5। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो +1 कर दोगे। 5 से 15 1 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। कर दो 16 से मल्टीप्लाई। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे? 0.1 से गुणा करोगे तो 1.6 Na इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। Na की वैल्यू आप रख के देख लेना। अब क्या पूछा? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 3.4 ग्राम ऑफ फास्फीन गैस। ये आप लोग क्या नाम है, 5th ग्रुप में आप पढ़ोगे, तो जब पढ़ोगे पी वाला, तो इसकी जो गंध होती है, तीखी मछली, सड़ी हुई मछली की गंध आती है इसमें। किसी में फास्फीन जहरीली गैस होती है, पॉइजनस, ठीक है, इसलिए जल्दी से कोई इनहेल नहीं करता है। चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ एटम निकालना कैसे निकालोगे? मोल निकाल लो, फिर मॉलिक्यूल निकाल लो, एटॉमिसिटी से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, काम खत्म। निकालो। नंबर बार क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना है? 3.4 मॉलिक्यूलर वेट कितना है? फास्फोरस कितना होता है? 31। और 3 ये है, 31 में 3 जोड़ोगे कितना आ गया? 34। कितने मोल आ गए? 0.1 आ गए। तो क्या आ गया? मोल। और चूंकि नंबर बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर मोल इंटू अवागेद्रो नंबर। अवागेद्रो नंबर कितना आ गए? मॉलिक्यूल आ गए। मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटॉमिसिटी से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। कितने एटम है इसके? 3 1 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ गए? 0.4 Na ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। Na की वैल्यू रख देना। बाकी जो 5वां क्वेश्चन है हम क्या देंगे? होमवर्क देंगे। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए क्या था क्या नहीं। क्या करना? कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इन 14.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। आज का लेक्चर मैं खत्म करना चाहूंगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा।